रात के 11 बज रहे थे। कमरे में हल्की मद्धम थी। रूपेश बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी पत्नी उमा का इंतजार कर रहा था और उमा अलमारी के पास खड़ी कुछ काम निपटा रही थी कि तभी रूपेश की आवाज गूंजी। उमा, चल आ भी जा अब। क्या कर रही है इतनी देर से? रूपेश के स्वर में बेसब्री साफ झलक रही थी। उमा ने मुड़कर अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरे दिन की थकान थी। उसने झंझलाते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ यही दिखता है। ऐसा नहीं कि पत्नी पूरा दिन घर में काम करती है, उसे आराम से सोने दो। लेकिन नहीं, हर रात तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर गर्म करूं। रूपेश ने कोई जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए उमा का हाथ पकड़ा और उसे झटके से पलंग पर लेटा दिया। उमा की सांसें तेज हो गईं। रूपेश ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, किसी दिन तो प्यार से दे दिया कर। रोज इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है? इतना कहते ही रूपेश के हाथ उमा की कमर पर सरकने लगे। उसने उमा की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर आ गया। उमा का आज मन बिल्कुल नहीं था। वह बस गहरी नींद सोना चाहती थी। लेकिन जब रूपेश ने उसकी गर्दन पर चूमना शुरू किया तो वह सिसक उठी। उसने रूपेश को थोड़ा पीछे धकेलते हुए गुस्से और दर्द के मिले जुले स्वर में कहा, प्लीज, आज थोड़ा आराम से करना। कल तुमने बहुत तेज किया था, अभी भी वहां दर्द हो रहा है। रूपेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, आज थोड़ा आराम से करूंगा। लेकिन देख, तू मेरा साथ पूरा देना। ये कहते हुए रूपेश के हाथ उमा के ब्लाउज के हुक पर पहुंच गए। एक एक करके जैसे ही हुक खुले, ठंडी हवा उमा के बदन को छूने लगी। रूपेश ने अब उमा को धीरे धीरे चूमना शुरू किया। उसकी छुअन में आज एक अलग ही मिठास थी। उमा जो अभी तक विरोध कर रही थी, धीरे धीरे उस एहसास में बहने लगी। जैसे जैसे रूपेश के हाथ उसके जिस्म के हिस्सों को तलाश रहे थे, उमा के मुंह से दबी हुई आह की आवाजें निकलने लगीं। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने रूपेश के बालों में अपनी उंगलियां फंसा लीं। मदहोशी में डूबी उमा धीरे से फुसफुसाई, हाँ हाँ, बस ऐसे ही करते रहो, थोड़ा नीचे जाओ। उमा के नीचे जाने की गुजारिश करते ही रूपेश के भीतर की उत्तेजना और बढ़ गई। वह बिस्तर पर थोड़ा नीचे खिसका और उमा के गोरे पैरों को अपने मजबूत हाथों में भर लिया। जैसे ही रूपेश ने उसके जिस्म पर अपने गर्म होंठ रखे, उमा के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह बिस्तर की चादर को अपनी उंगलियों में भींचते हुए सिसक उठी, हाँ, बस ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ा गया था। उमा जो कुछ देर पहले थकान और दर्द की बात कर रही थी, अब पूरी तरह से अपने पति के प्यार की गिरफ्त में थी। वह मदहोशी के उस आलम में पहुंच चुकी थी जहां उससे बीते कल के दर्द का कोई एहसास नहीं था। अब वह खुद ही रूपेश को और करीब खींच रही थी। हाँ, ऐसे ही, मत रुको और तेज। उमा की इन आवाजों ने रूपेश को पूरी तरह बेकाबू कर दिया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दोनों उस चरम सुख को पाने के लिए एक दूसरे में खोए हुए थे। लेकिन दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि कमरे की खिड़की, जिसका पर्दा हवा से थोड़ा सा सरक गया था, वहां अंधेरे में कोई खड़ा था। बाहर से कोई खामोशी के साथ खिड़की की ओट से अंदर का सारा नजारा देख रहा था। रूपेश का उमा को चूमना, उमा का बेकाबू होकर तड़पना और उनका एक दूसरे में सिमट जाना। वह अनजान शख्स एक एक पल को अपनी आंखों में भर रहा था और वो वहीं जम सा गया था, जैसे उसे अंदर चल रहे इस खेल को देखने में एक अजीब सा रोमांच मिल रहा हो। खिड़की के पर्दे की ओट में खड़ा वह कोई और नहीं बल्कि रूपेश के छोटे भाई महेश की पत्नी कोमल थी। महेश काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से कोमल बिस्तर पर अकेली थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए नीचे आई कि तभी जेठानी के कमरे से आती भारी आवाजों ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। जिज्ञासावश उसने खिड़की से अंदर झांका और अंदर का वो नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कैसे उसका जेठ पूरी तरह से उसकी जेठानी उमा के ऊपर हावी था। उमा, जो हमेशा घर में बड़ी ही शालीन और गंभीर रहती थी, आज बिस्तर पर बेकाबू होकर तड़प रही थी। जेठ का जेठानी के पैरों को चूमना और फिर अचानक से उनकी बढ़ती हुई रफ्तार को देखकर कोमल के पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कोमल का दिल जोरों से धड़कने लगा।
उसने अपना एक हाथ अपनी छाती पर रख लिया, जहां धड़कनें काबू से बाहर हो रही थीं। जेठानी की हर आह सुन कोमल को ऐसा महसूस हुआ कि उसके अपने जिस्म में एक अनजानी सी गर्मी बढ़ने लगी है। अपने पति महेश की कमी उसे आज पहले से कहीं ज्यादा खलने लगी। वह नजारा इतना रोमांचक था कि कोमल चाहकर भी अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पा रही थी। वह वहीं दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थीं। अंदर जेठ और जेठानी अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहे थे, और यहाँ बाहर अंधेरे में खड़ी कोमल अपने जेठ का वह मर्दाना अंदाज देखते ही उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे अब वहाँ एक पल भी रुकना सही नहीं लगा। वह दबे पांव जल्दी से अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पूरा कमरा शांत था, लेकिन कोमल का मन आज अशांत था। उसने जल्दी से अलमारी खोली और अपने कपड़ों को उतार कर एक पतली रेशमी नाइटी पहन ली। वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन चैन कहाँ था। उसने पास रखे तकिए को अपनी बाहों में कस कर भर लिया और चूमना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नजारा आ रहा था जो वह अब भी खिड़की से देख कर आई थी। वो मन ही मन बोली, सच में जेठ जी, आप में तो बहुत जोर है। काश आपका भाई भी आपकी तरह होता और मेरी प्यास बुझा पाता। कोमल बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। महेश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, और जब होता भी था तो शायद उसमें वह बात नहीं थी जो आज कोमल ने अपने जेठ में देखी थी। कोमल उस रात चैन से सो नहीं पाई। तकिए को अपनी बाहों में जकड़े हुए वह बस उसी मंजर को याद करती रही जिसने उसके बदन में आग लगा दी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई तो घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। उमा रसोई में चाय बना रही थी और कोमल भी वहीं खड़ी काम में हाथ बटा रही थी। तभी रूपेश के फोन की घंटी बजी। जैसे ही उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ की बात सुनी, उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वह थोड़े गुस्से में बोला, क्या इतने दिनों से मासी की तबीयत खराब है और तुम हमें आज बता रहे हो? उमा और कोमल काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। रूपेश ने आगे कहा, हाँ हाँ, मैं माँ को आज ही भेज दूंगा। तुम बस मासी का ख्याल रखो, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा उनको। ऐसा बोलकर रूपेश ने फोन रख दिया। उमा और कोमल ये सब सुनकर हैरान हो गई। उमा बोली, सुनो जी, माँ अकेले कैसे जाएंगी? मैं चली जाती हूँ उनके साथ। रूपेश ये सुनते ही बोला, उमा, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन देखेगा? और तुम्हें पता है मेरा काम ऐसा है कि मैं जा भी नहीं सकता। उमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जानती हूँ, तभी तो बोल रही हूँ मैं चली जाऊंगी। और रही बात यहाँ की, तो कोमल है ही। उमा कोमल की तरफ देख बोली, कोमल, संभाल लोगी ना तुम सब? अकेले मुश्किल तो नहीं होगी? कोमल ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, हाँ भाभी, मैं सब संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए और माँ जी का ख्याल रखना। कोमल की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन उसके अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत उसे इतनी जल्दी वह मौका देने वाली है जिसकी उसने रात में ही कल्पना की थी। वह तो जैसे इस पल का ही इंतजार कर रही थी कि कब उमा दीदी घर से जाए और वह अपने जेठ के साथ घर में अकेली हो। महेश का घर पर ना होना और अब उमा दीदी का भी चले जाना कोमल के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। रूपेश ने उमा की तरफ देखा और कहा, ठीक है उमा, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें और माँ को स्टेशन छोड़ दूंगा। उमा पैकिंग के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो कोमल ने रसोई में जाकर चाय के बर्तन समेटना शुरू किया। उसे पता था कि आज की रात उसके लिए कुछ खास होने वाली है। रात के 8 बज चुके थे। रूपेश अपनी माँ और पत्नी को छोड़ने स्टेशन गया हुआ था। कोमल ने रसोई का बचा खुचा काम जल्दी से पूरा कर दिया और फिर अपने कमरे में अलमारी के सामने खड़ी होकर गहरी सांस ली। आज उसके पास वह मौका था जिसकी कल्पना मात्र से कल रात उसके बदन में सिहरन दौड़ गई थी। उसने अपनी अलमारी से वह गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी निकाली जिसे उसने बहुत सहेज कर रखा था। जब उसने अपना कट स्लीव ब्लाउज पहना और उस गुलाबी साड़ी को अपने जिस्म पर लपेटा तो उसका गोरा रंग बिजली की तरह चमक उठा। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। साड़ी का पल्लू उसके कंधे से थोड़ा नीचे ढलका हुआ था,
जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन और बाहें साफ नजर आ रही थीं। कोमल ने अपने होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और आईने में खुद को देख उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसे पता था कि उसका यह रूप किसी को भी विचलित करने के लिए काफी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह समझ गई थी कि उसका जेठ वापस आ गया है। उसने जल्दी से अपनी साड़ी को हल्का सा ठीक किया, गहरी सांस ली और जाकर जैसे ही दरवाजा खुला, रूपेश उसे इस तरह तैयार देख हैरान रह गया। वह तो थका हारा घर लौटा था, लेकिन सामने खड़ी कोमल के इस रूप ने उसकी सारी थकान हवा कर दी। एक पल के लिए तो जैसे वह उसे देखते ही रह गया। उसकी नजरें कोमल के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कोमल का नेट का ब्लाउज काफी डीप था, जिससे उसके शरीर के उभार साफ झलक रहे थे और वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोमल बखूबी जानती थी कि उसके जेठ की नजर कहाँ ठहर रही है। उसने जानबूझकर अपनी साड़ी के पल्लू को हाथ से ढीला छोड़ दिया। पल्लू धीरे से कंधे से सरककर नीचे की ओर आ गया, जिससे ब्लाउज के पार का नजारा और भी साफ दिखने लगा। रूपेश की सांसें तेज हो गईं। वह चाहकर भी अपनी नजरें उस गहरे गले और पारदर्शी कपड़े के पीछे छिपी उत्तेजना से नहीं हटा पा रहा था। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ उन दोनों की बहती हुई धड़कनों का शोर था। रूपेश ने गला साफ करते हुए अंदर कदम रखा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। कोमल ने दरवाजा बंद किया और अपने जेठ के करीब आते हुए एक भीनी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, भैया, आप थक गए होंगे। पानी लाऊं या सीधा खाना ही खाओगे? रुपेश ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। ऐसा बोल वो चला गया। कोमल, जो सोच रही थी कि आज जैसा वो चाहेगी वैसा होगा, लेकिन जेठ की उस बेरुखी ने कोमल के अरमानों पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया था। उसने बड़ी उम्मीद से खुद को संवारा था, लेकिन उसके जेठ रूपेश का बिना देखे अपने कमरे में चले जाना उसे भीतर तक कचोट गया। कोमल हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके मन में जेठ के उस मर्दाना वजूद को पाने की आग और भी तेज सुलग उठी थी। वह झल्लाकर अपने कमरे में आई और गुस्से में अपनी गुलाबी साड़ी को उतारकर वॉशरूम में चली गई और आंखों को बंद कर वो अपने जेठ के उन मजबूत हाथों की कल्पना करने लगी। उसने अपने ही हाथों से अपने जिस्म को सहलाना शुरू किया। कभी वह अपनी भारी होती सांसों को थामने की कोशिश करती, तो कभी खुद को उस तड़प से आजाद करने की जो उसे बेचैन कर रही थी। उधर रूपेश अपने कमरे में लेटा तो था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में बार बार कोमल का वह डीप नेक ब्लाउज और उसके कंधे से सरकता वह गुलाबी पल्लू घूम रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह उसके छोटे भाई की पत्नी है, लेकिन कोमल का वह रूप उसे विचलित कर चुका था। अभी वह इन्हीं ख्यालों में उलझा ही था कि अचानक सन्नाटे को चीरती हुई कोमल की एक तेज चीख सुनाई दी। रुपेश बिजली की फुर्ती से बिस्तर से उठा और बिना कुछ सोचे सीधे कोमल के कमरे की तरफ भागा। कमरा खुला हुआ था। वह अंदर घुसा तो देखा कि वॉशरूम का दरवाजा भी आधा खुला है और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ कोमल? तुम ठीक तो हो? रूपेश ने घबराते हुए आवाज दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पानी की गिरने की सरसराहट थी। रूपेश का डर बढ़ गया। उसे लगा शायद कोमल फिसल गई है। उसने बिना देर किए वॉशरूम का दरवाजा पूरा खोल दिया, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, वहां का नजारा देख रूपेश की सांसें गले में ही अटक गईं। आखिर वॉशरूम के उस बंद दरवाजे के पीछे कोमल किस हाल में थी, जिसको देख रूपेश की बोलती बंद हो गई। क्या ये वाकई कोई हादसा था, या रूपेश को अपने जाल में फंसाने की कोमल की कोई गहरी साजिश? क्या रूपेश कोमल के इस भीगे बदन की कशिश से खुद को बचा पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए। प्यासी देवरानी भाग दो का।